अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका एक मेन पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टडी करने से पहले हमें इसका ये वाला जो पार्ट है जिसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें उनका जो है वो पता होना चाहिए। तो इसके सिलसिले में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर था उसका हमने डिफरेंशियल गेन निकाला था। और जो डिफरेंशियल गेन की हमारी इक्वेशन थी वो ये थी। डिफरेंशियल गेन जो हमारा आया था वो था, उसको हमने AD से रिप्रेजेंट किया था एंड इट वाज इक्वल टू V नॉट एंड डिफरेंशियल इनपुट VD। और ये थी हमारी दोनों जो हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की या डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इनपुट्स थी, उनका ये डिफरेंस था V1 माइनस V2। और इसके बाद फिर हमने बात की थी कि जब हम सेम इनपुट्स जो हैं अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देते हैं, यानी कि अगर हम बात करें फर्ज कर लें कि ये हमारा जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और इसको हम दो इनपुट्स जो हैं दे रहे हैं, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इसकी आउटपुट है। और आपको याद होगा इसको हमने इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट किया था कि जितनी भी ये वोल्टेजेस हैं ये सारी हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो मेजर करते हैं, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। और यहाँ पर जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इस जगह पे उसको हम V1 कह देते हैं। यहाँ जो वोल्टेज है वो हमारी V2 थी और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारी V नॉट थी। और अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो इस कंडीशन को हम एक और अल्टरनेटिव तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब चूंकि हमने सेम जो इनपुट है वो अप्लाई करनी है, इसलिए हम उसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये हमारे जो हैं वो दोनों इनपुट्स हैं। तो आपने यहाँ पर जो है वो इनपुट दे दी और EC का कनेक्शन जो है वो इधर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट जो है वो इधर जा रही है वही इनपुट जो है वो इधर जा रही है। तो ये हमारी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है कि जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पर जो वोल्टेज है और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पर जो वोल्टेज है दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो सेम है। तो इसको हमने बात की थी कि इस सूरत में अगर हमारे पास जो वोल्टेज आती है, जो हमें गेन मिलता है, उसको हम कॉमन मोड गेन का नाम देते थे। कॉमन मोड गेन का हमने उसको जो है वो नाम दिया था और उसको हमने AC से जो है वो रिप्रेजेंट किया था। और जब ये वाली बात होती है कॉमन मोड गेन की, तो फिर यहाँ पर जो इनपुट्स हैं यानी जो इनपुट V1 है या जो इनपुट V2 है, तो इसकी जो कॉमन वैल्यू होती है वो एज ए इनपुट हमारे इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए रोल प्ले करती है एज एन इनपुट। और ये जो वैल्यू होती है कॉमन, वो दोनों जो वैल्यूज हैं उनका मीन होती है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो था वो देखा था, तो वो इन दोनों की एवरेज वैल्यू के इक्वल होती है। और फिर जो हमें आउटपुट मिलती है इस सिलसिले में, तो वो हमारी जो वोल्टेज होती है वो होती है आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल्स टू AC कॉमन मोड गेन एंड VC जो हमारी जो है वो इनपुट वोल्टेज थी। और ये हमारी कॉमन की वजह से है
और जो दूसरी हमारी आउटपुट थी वो थी V इक्वल्स टू V नॉट इक्वल्स टू AD और BD। तो इसको अगर हम कॉमन मोड के लिए ऑनली लिखें और इसको जो है वो डिफरेंशियल मोड के लिए लिखें, तो जो टोटल हमारी वोल्टेज होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। यानी अगर हम इसको जो है फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या देते हैं, इसको हम सेकंड कंडीशन के लिए क्या देते हैं, या अल्टरनेटिवली हम कोई भी इनको नाम दे सकते हैं, तो हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी जो वोल्टेज होगी वो हमारी इन दोनों के सम के बराबर होगी। और इस सूरत में हमारी जो इक्वेशन आई थी वो थी, गामा मोड के लिए आ जाएगा AC और VC, और डिफरेंशियल मोड के लिए हमारे पास आ जाएगा AD और BD। तो ये हमारे पास जो थी वो टोटल वोल्टेज जो थी वो आई थी। और फिर हमने यहाँ पर ये बात की थी कि जो हमारा डिफरेंशियल मोड है और जो हमारा कॉमन मोड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे गेन्स हैं, यानी डिफरेंशियल गेन जो है वो हमारा ज़्यादा होता है, और जो कॉमन गेन है वो हमारा जो है वो कम होता है, और ये कम होना भी चाहिए। अच्छा, अब ये कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने ऑपरेशन एम्पलीफायर या डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, तो ये हमारा इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो जब हम इनको कॉमन इनपुट देते हैं, तो अगर यहाँ पर ये सिग्नल हमने अप्लाई किया और यहाँ पर ये सिग्नल हमने अप्लाई किया, दोनों सिग्नल जो है सेम फेज में हैं, लेकिन आउटपुट में हमें क्योंकि दोनों एम्पलीफाई होकर मिलेंगे, लेट्स सपोज कि हम इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें जो है वो अ, जो नॉ इन्वर्टिंग की सूरत में आउटपुट मिलती है वो हमें ये मिलती है, और जो हमें नॉन इन्वर्टिंग की सूरत में आउटपुट मिलती है वो हमें ये मिलती है। तो ये हमें जो थी नॉन इन्वर्टिंग पे मिली, जो ग्रीन वाली है, और जो हमारी वायलेट है वो हमें जो है वो इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे मिली। तब ये जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे जो सेम होंगी, तो आउटपुट पे चूँकि एम्पलीफिकेशन फैक्टर इनका सेम होगा, लेकिन फेज इन्वर्जन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देंगी, और हमें आउटपुट पे जो है वो आइडियली ज़ीरो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा और हमें आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए आउटपुट हासिल करने के लिए जो डिफरेंशियल गेन है इट मस्ट बी लार्जर एज कम्पेयर टू कॉमन मोड। तो जो कॉमन सिग्नल होगा जिसको हमने कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में इस्तेमाल करना है, वो इस असूल के तहत जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस एम्पलीफायर के अंदर ये कॉमन मोड को कैंसिल करने की एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। तो इसलिए हम जो डिफरेंशियल गेन है इसको आइडियली मैक्सिमम कंसिडर करते हैं, और जो कॉमन मोड गेन है इसको हम आइडियली कम से कम यानी ज़ीरो तक इसको लेते हैं, और यही हमारी बेस बनती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की। तो लास्ट लेक्चर जिस पे एंड हुआ था उसमें हमने बात की थी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की, जिसको हमने डेजिग्नेट किया था आर सॉरी सी एम, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। और कॉमन मोड जो रिजेक्शन रेशो थी, ये एबिलिटी थी एम्पलीफायर की जो कॉमन मोड है, कॉमन मोड सिग्नल है, उसको रिजेक्ट करने की। क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की या ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो अगर सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन आ रही है और वो डिस्टॉर्शन इधर भी है और डिस्टॉर्शन इधर भी है, तो चूंकि आउटपुट में वो डिस्टॉर्शन हमें दोनों सूरतों में एम्पलीफाई होकर मिलेगी, लेकिन वो डिस्टॉर्शन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि अगर ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो दोनों की डिस्टॉर्शन जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, वो यहाँ पे आउटपुट में हमें एम्पलीफाई होकर मिलेगी, लेकिन उन सिग्नल्स में जो कॉमन होगा सिग्नल, उसमें 180 का फेज शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी इस एबिलिटी को नाम देते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। और ये कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी है
वो अच्छे एम्पलीफायर के लिए जो है वो ज़्यादा होती है, यानी जिसकी कॉमन बोर्ड या कॉमन सिग्नल प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो डिफरेंशियल या ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो होगा। और इसका हमने जो रिलेशन निकाला था वो था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इक्वल्स टू, तो हमारे पास था कि डिफरेंशियल गेन ओवर कॉमन मोड गेन। तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड थी। तो यहाँ से भी हमें ये इस इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो अगर हमने मैक्सिमाइज करनी है तो कैसे ये मैक्सिमाइज होगी। सी आर आर इक्वल्स टू एक्सप्रेशन ये हमारे पास था ए डी ओवर ए सी। तो अगर ए सी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो, यानी कॉमन मोड गेन जो है वो हमारा ज़ीरो हो, तो फिर हमारी जो डिफरेंशियल गेन होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी हमारी ये वाली चीज़ जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वो जो है वो इन्फिनिट होगी। तो ऐसा उसी सूरत में होगा जब हमारे एवरेज वैल्यू है जिसको हमने वी सी से रिप्रेजेंट किया था बोथ एंड्स, वो एम्पलीफाई होके कैंसिल हो जाती है। इस तरह हमारे जो कॉमन डिस्टॉर्शंस होंगे सिग्नल्स के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आइडियल एम्पलीफायर के लिए ज़रूरी है कि आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए ज़रूरी है कि उसका जो सी एम आर आर है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं आइडियली ये जो इन्फिनिट होनी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को और जो हमारा कॉमन मोड गेन है या डिफरेंशियल गेन है, हम जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है हमारे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो हम लेते हैं इनफिनिट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, और इसको हम ओपन लूप गेन भी कहते हैं, और इसको ओ ए एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो ये ओ सॉरी तो एल जो है ये ओ और एल ये सबस्क्रिप्ट में आते हैं। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ओपन लूप गेन से मुराद क्या है। डायग्राम की तरफ ज़रा गौर से देखें। तो यहाँ पे अब मैं कनेक्शन करने लगा हूँ जिसमें हम आउटपुट को एक रजिस्टर के ज़रिए से जो इसकी आउटपुट है वो हम इनपुट में फीडबैक जो है वो करते हैं। तो इसको रजिस्टर को हम आर एफ फीडबैक रजिस्टर भी कहते हैं। तो अगर हमने ये सर्किट बनाया है तो इसमें जो आउटपुट है वो हमारी इनपुट के साथ आके इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। तो इस सूरत में ये जो लूप में गेन मिलेगा उसको हम क्लोज्ड लूप गेन कहते हैं, और उसको हम फर्दर ए सी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारी फीडबैक ना हो, यानी अगर हमने आउटपुट जो है वो इनपुट में फीडबैक ना की हो, तो फिर जो हमारा सर्किट होगा वो हमें ओपन लूप गेन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी अगर ये रजिस्टर जो है वो नहीं है और हमने इनपुट जो है वो प्रोवाइड नहीं की, आउटपुट जो है वो प्रोवाइड नहीं की इनपुट में, तो इसलिए तो इस सूरत में हमारा जो वोल्टेज गेन हमें मिलेगा इट विल बी ओपन लूप गेन। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक रजिस्टर जो हमारी वोल्टेज गेन है वो ओपन लूप गेन होगी, और इसमें जो इनपुट होगी हमारी वो ये होगी, और जो आउटपुट होगी हमारी वो ये होगी। तो अगर हम गेन निकालना चाहते हैं तो वो गेन हमारा होगा ए इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारी होगी वी डी, यानी वी वन माइनस वी टू, ये हमारी जो है वोल्टेज गेन होगी। तो जब हम
क्योंकि हमने फीडबैक रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाया तो इसलिए हम इसको ओपन लूप गेन जो है वो कह देते हैं। तो अगर हमारे ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं वो सेम हैं, इसमें जो हमारी डिफरेंशियल इनपुट जो है वो ज़ीरो है, तो हमारी ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि हमारी जो आउटपुट होगी वो इन्फिनिट होगी, यानी मैक्सिमम आउटपुट होगी। तो ये हमारा आइडियल एम्पलीफायर होगा, ऑपरेशन एम्पलीफायर, जो हमें किसी भी नेट इनपुट की एब्सेंस में हमें मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेगा जब उसका जो है वो लूप ओपन होगा, यानी जब इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई होगी। तो इनवर्टिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर जो उसका ओपन लूप गेन है इट विल बी इन्फिनिट। तो इसको इस प्रॉपर्टी को हम इन्फिनिट वोल्टेज गेन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो इट इज़ द डिफरेंशियल ओपन लूप गेन, इट इज़ द डिफरेंशियल ओपन लूप गेन। और आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिट होती है। और अब हम जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारी इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस। तो अगर हम अपना जो ट्रांजिस्टर है, सॉरी, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर उसको बनाते हैं, उसकी ये इन्वर्टिंग है और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये उसकी आउटपुट है। तो जो उसकी इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस है, अगर हम उसको शो करना चाहें तो हम उसको जो है वो इस तरह जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं, यानी कि ये अब यहाँ पे इसको जो है वो शो कर सकते हैं ऐसे। तो अब चूंकि हमने कहा कि इसकी जो इनपुट टोटल रेजिस्टेंस है या इम्पिडेंस है इट इज़ इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो सर्किट होगा वो ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस की सिंबल बनाई गई है वो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई गई है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू जो इन्फिनिट है तो इन्फिनिट वैल्यू को हम शो करते हैं ओपन रजिस्टर से, ओपन सर्किट से। तो जब सर्किट हमारा ओपन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी करंट्स फ्लो कर रही हैं इन्वर्टिंग में और नॉन इन्वर्टिंग के, डेफिनेटली उनकी जो वैल्यू होगी वो भी ज़ीरो होगी। यानी यहाँ पे जो करंट है, अगर हम इसको जो है वो I1 कह देते हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, और अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो I2 कह देते हैं तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो होगी, क्योंकि सर्किट जो है वो हमारा ओपन है। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है इसको हम शो करते हैं आर इन से, और ये हमारे आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिट होती है। इसका मतलब ये है कि इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान की करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही। तो अब हम जो इसकी जो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी, और ओपन लूप गेन वाली ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अब जो है हम इसकी जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो थर्ड सॉरी, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इसकी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो है कि इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है। यानी इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहले हमने जो बात की है वो इनपुट की बात की है, अब हम बात करने लगे हैं आउटपुट, जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, वो है आउटपुट इम्पिडेंस।
तो फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आउटपुट इम्पिडेंस होती है वो उसका मार नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो आउटपुट वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज जो हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर की होगी ये तब्दील नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। तो चाहे हम कोई भी लोड रेजिस्टेंस इसके ऊपर जो कनेक्ट कर दें, इसके आउटपुट में कनेक्ट कर दें, लेकिन जो इसकी आउटपुट वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी। यानी हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर जो आउटपुट रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है उसका किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। तो आइडियली क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट चेंज ना हो, तो इसलिए जो हमारी लोड रेजिस्टेंस होगी आउटपुट पे, it will not affect the output voltage of the operation amplifier। तो इसका मतलब ये है जो हमने बात की अभी कि आर ज़ीरो होने का मतलब क्या है, the output voltage of the operation amplifier, the output voltage of op amp does not change। यानी कि जो हमारी वी नॉट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लोड रेजिस्टेंस, इसलिए उसका इफेक्ट जो है हमने ज़ीरो रखा, या उसकी वैल्यू जो है हमने ज़ीरो रखी। तो इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट, जिसको हम ऑफसेट वोल्टेज का नाम देते हैं, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट वोल्टेज। तो पहले हम ये देखते हैं कि ऑफसेट वोल्टेज जो है वो होता क्या है। तो अभी हमने प्रीवियसली बात की है कि अगर हमारा जो डिफरेंशियल या ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कॉमन मोड में हो तो हमें जो है वो आउटपुट मिलती है जब जो कि उनकी एवरेज वैल्यू के बराबर हो। तो अब अगर वैल्यू कॉमन हो, यानी वैल्यू दोनों की जो है वो इनपुट्स पे सेम हो लेकिन हो वो ज़ीरो, अब है ये कॉमन है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है, तो इस कंडीशन पे भी हमें जो इंटरनल सर्किटरी है उसकी मिसमैच की वजह से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिल जाती है। यानी इस कंडीशन के ऊपर भी हमें जो वी नॉट है वो कुछ ना कुछ मिलता है, वो ज़ीरो नहीं होता। तो इसको जो है वो हम ऑफसेट वोल्टेज का नाम जो है वो देते हैं। तो ये है हमारी ऑफसेट वोल्टेज, यानी अगर हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट्स हैं वो ज़ीरो लेवल के ऊपर हों, यानी वो ग्राउंडेड हों, वहाँ पे कोई हमने इनपुट जो है वो ना अप्लाई की हो लेकिन उसके बावजूद हमें आउटपुट जो है मिल रही हो, तो वो जो हमें आउटपुट मिल रही है दैट इज़ ऑफसेट वोल्टेज। अब जाहिर है कि एक बेहतर जो एक हमारे पास बेहतर ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा उसमें ये कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल जो भी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर मौजूद है वहाँ पे ये कंडीशन लाजमी होती है। तो जो हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा उसका जो ऑफसेट वोल्टेज होगा इट मस्ट बी ज़ीरो। हमने उसका जो ज़ीरो है जो वोल्टेज होगी एट ज़ीरो इनपुट्स एट ऑल ग्राउंडेड इनपुट्स, जो आउटपुट वोल्टेज है इट मस्ट बी ज़ीरो। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो ऑफसेट वोल्टेज है इट मस्ट बी ज़ीरो। offset voltage for an ideal operation amplifier must be 0 volt. So this condition ensures zero output for zero input signal voltages। तो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करने जा रहे हैं जो बैंड विड्थ से रिलेटेड है। तो उसकी मैग्नीट्यूड को डिसाइड करने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि बैंड विड्थ जो है वो क्या होती है। अब आइडियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम ये पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ वैल्यू जो है उससे जब हम कहते हैं किसी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ इतनी है
तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज it is the frequency range over which the amplifier performance is satisfactory। तो वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हम नाम देते हैं बैंडविड्थ को, और इसको आमतौर पर जो है वो डेल एफ से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आपने जो अपने प्रीवियस सेमेस्टर हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी किए होंगे, जहाँ पे आपने बैंडविड्थ जो है वो निकाली होगी, जिस तरह एक्सेप्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट में आप वहाँ पे उसकी बैंडविड्थ जो है वो निकालते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी वैल्यू की तरफ, कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इट मस्ट बी सेटिस्फैक्ट इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारा आइडियल होगा इट्स परफॉर्मेंस मस्ट बी satisfactory always। यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इसकी किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिलायबल हो। तो इसलिए जो इसकी बैंड विड्थ होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिट हम लेंगे, मैक्सिमम बैंड विड्थ होगी। यानी हर फ्रीक्वेंसी के लिए जितनी भी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, हर फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है इट मस्ट बी रिलायबल। लिहाजा जो हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है फॉर आइडियल ऑप एम्प the bandwidth is infinite। तो ये हमारी जो थी वो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की है। तो इट वाज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो अब हम जो है इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, और यहाँ पे वो बात आती है जो हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात की। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा उसकी दो डिफरेंशियल इनपुट्स हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में और अभी हमने स्टार्ट के अंदर देखा है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि कॉमन जो सिग्नल है, जो कॉमन एवरेज वैल्यू है उसको वो रिजेक्ट कर सके। तो फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो उसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, यानी जो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसका है, इसकी जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो है इट मस्ट बी इन्फिनिट। यानी किसी भी किस्म का अगर इसमें कॉमन सिग्नल आए तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। और रिजेक्ट वो किस तरह होगा हम ये पीछे देख रहे हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जो इनपुट होगी वो एम्पलीफाई होकर 180 के फेज शिफ्ट से हमें यहाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से वो कॉमन सिग्नल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इसकी ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब हम इसके जो है वो प्रॉपर्टी नंबर जो है वो 7 देखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं इनफाइनाइट स्लीव रेट। इनफाइनाइट
फाइनाइट स्लीव रेट। तो पहले ये स्लीव रेट से मुराद क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर है ये है 7। तो स्लीव रेट से मुराद क्या है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हमारी इनपुट चेंज हो रही हो तो हमारी आउटपुट भी चेंज हो रही है। तो आउटपुट भी चेंज होती है। तो अगर साइमल्टेनियसली चेंज आ रही हो इनपुट में और आउटपुट में, तो हम कहते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस जो है बेहतर है और इसका जो स्लीव रेट है वो मैक्सिमम है। तो स्लीव रेट से मुराद ये है, वो भी हम देखते हैं कि स्लीव रेट इंश्योर्स कि जो स्लीव रेट है ये क्या करता है, इट इंश्योर्स that the changes in the in the output voltage occur simultaneously with the changes with the changes in the input voltage। तो जैसे ही आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज चेंज हो, फौरन जो है वो आउटपुट वोल्टेज में भी वैसी करस्पॉन्डिंग चेंज आनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारा आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे किसी भी चीज़ की, उसको हम आइडियली जो है वो इन्फिनिट लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की, कि अगर हमारे पास एम्पलीफायर है तो टेम्परेचर इफेक्ट की वैल्यू आइडियली क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम प्रीवियस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर का बढ़ने से, टेम्परेचर के कम होने से जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी तादाद में वेरिएशन आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें तब्दीली आ सकती है। तो अगर हमारे पास रियल एम्पलीफायर होगा तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा। लेकिन अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो उस सूरत में जो टेम्परेचर इफेक्ट है इट मस्ट बी ज़ीरो। लिहाजा जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल है उसके अंदर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है आइडियल में वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब यह है कि इट कैन वर्क एट ऑल टेम्परेचर्स। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें कि ये जो हमने भी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 7-8 डिस्कस की हैं, आइडियली कोई भी चीज़ आइडियल जो है वो होती ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो रियल चीज़ें होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम जो है वो आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश करते हैं। लिहाजा जितने भी एग्जिस्टिंग रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होंगे तो जो इन आइडियल करेक्टरिस्टिक्स के ज़्यादा करीब होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर जो है वो होगा। तो इसलिए जो जो आइडियल पैरामीटर्स जो है वो रखे जाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग या रियल जो डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।